बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, नून लीग को इंतखाबात में कौन सा बयानिया लेकर जाना चाहिए, ये नून लीग के लिए बड़ा चैलेंज है। एक दिन एक लीडर की तरफ से एक बयान आता है तो दूसरे दिन दूसरे लीडर की तरफ से दूसरा बयान सामने आता है। पहले ये खबरें थी कि नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो एहतसाब के हवाले से एक जारहाना बयानिया अपनाएंगे और उन ताकतवर लोगों का एहतसाब करेंगे जो वो बात भी कर रहे थे, जो नवाज शरीफ को निकालने के जिम्मेदार थे। लेकिन इसके बाद अचानक से शहबाज शरीफ साहब लंदन गए और ये खबरें आने लगी कि वो अपने बड़े भाई को बयानिया तब्दील करने के लिए, राजी करने के लिए गए हैं। लेकिन वो कर भी रहे हैं कोशिश और बड़े भाई मान नहीं रहे। लेकिन आज इस हवाले से हैरान कुन तौर पर नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़, जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर 2017 के किरदारों का एहतसाब करने से टकराव और खींचातानी की कैफियत पैदा होने का अंदेशा है तो उसे साइड पर रख दें। ताम साथ उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के किरदारों, सहूलतकारों और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, इसी नौयत की बात राना सना भी कह चुके हैं कि अगर कोई जमात या लीडर मुल्क की दिफा पर चढ़ दौड़े, शोहदा की मुजस्मों की बेहुरमती करे तो क्या उस पर केस इसलिए नहीं चलना चाहिए कि उसने इलेक्शन लड़ना है। नाज़रीन, इन बयानात में जो चीज़ मुश्तरक है वो ये है कि पीटीआई को स्पेस नहीं मिलनी चाहिए। तासुर ये मिल रहा है कि नून लीग अगला पिछला सारा बोझ पीटीआई पर डालना चाहती है अपने बयानिए की सूरत में। कहीं ऐसा तो नहीं कि नून लीग बयानिए में तब्दीली के बाद होने वाली मुमकिन तनकीद से बचने के लिए अब मज़ीद जारहाना तरीके से पीटीआई को निशाना बनाएगी? क्या वो इसमें कामयाब भी होगी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पर हमारा जो पहला बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए वो यही होगा कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में नून लीग का बयानिया होगा क्या। मैं पैनल रुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, अयाज खान साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और एसआर राना साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि जब से नवाज शरीफ साहब की अनाउंसमेंट हुई है कि वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं, फिर उन्होंने जब एक खिताब भी किया अपने कारकुन, अपने रहनुमाओं से बातचीत की उन्होंने, तो उसमें भी उन्होंने एक नहीं 2 दफ़ा एहतसाब की बात की और कुछ नाम भी उन्होंने अपनी ज़ुबान पर ले आए। लेकिन उसके बाद हमने ही अपने प्रोग्राम में उस दिन भी बात की जब शहबाज शरीफ साहब आए वापस और फिर चले गए, हमने ये सवाल भी रखा क्या वो इस बयानिए की वजह से फिक्रमंद थे कि वो अपने भाई के पास दोबारा चले गए। आपके ख्याल में ये जो जावेद लतीफ़ साहब ने मशवरा दिया है कि जब एहतसाब से टकराव का अंदेशा पैदा हो रहा है तो वो उस एहतसाब को साइड पर रख देना चाहिए, आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो बुनियादी सवाल आमिर साहब, आपके ख्याल में नून लीग का क्या बयानिया होगा? देखें, नून लीग ने तो बड़ी इंजॉयमेंट बना लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक गुफ्तगू इजलास में और वो चल गई। आपको पता है कुछ अरसा पहले गुजरांवाला में उन्होंने एक तकरीर की, यही नाम जब हाजिर सर्विस थे लिया था और नवाज शरीफ का नाम नेशनल मीडिया से गायब हो गया था। बहुत सारे लोगों को ख्याल होता है ना कि जी एक साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो अटक से अब नेक्स्ट स्टॉप पटियाला पहुँच चुके, बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनके ऊपर बैन लग गया। यहाँ पे कितने लोग थे जो उस वक्त कहते थे कि जी बड़ी ज़्यादती हुई है, एक लीडर है वो चाहे बाहर बैठा है, वो गया तो वफाकी काबीना की इजाज़त से था। अदालत ने जो भी दबाव डाला, इजाज़त तो काबीना ने दी थी ना, ECL से भी निकालने की, जाने की भी, और उन पे भी बैन लग गया था। ये मखाफत अमल है, ये चलता है, कभी मरियम नवाज पे बैन हो जाता है, कभी किसी पे हो जाता है, और कोई जी नवाज शरीफ का तो नाम ही ख़त्म हो गया, बंद हो गया। ये चीज़ें हम समझते नहीं हैं। लेकिन जब उसने एक बयान दिया है तो कितने दिन हो गए गुफ्तगू सिर्फ मीडिया मुस्लिम लीग नून के बयानिए पे कर रहा है। बयानिया और कहते किस बात को है कि उसको डिस्कस किया जाए, उस पर बात हो, उस पर नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे ना एस्पेक्ट, और उसको वो लेके चलेगा 21 अक्टूबर तक जब वो लाहौर लैंड करेंगे। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो आएंगे नहीं, वो आएंगे तो जेल में चले जाएंगे, वो जब आएंगे तो उन्हें आने से पहले ज़मानत अप्लाई लोग तो ये भी कह रहे हैं, तज्जियाकार, मैं नाम नहीं कोट करूंगी, वो तो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने सन नहीं बताया, डेट कही है ना 21 अक्टूबर। उसको यही बात आप कर लेना कि जी उन्होंने सन नहीं बताया, उन्होंने दिन नहीं बताया, 21 अक्टूबर 23 में दिन कौन सा होगा, 21 अक्टूबर 24 में दिन कौन सा होगा, मतलब बहस ही करनी है ना, तो करते जाएं। जब वो आएंगे और अदालत से जमानत मिलेगी तो वो लाहौर जलसा कर लेंगे, उन्हें जमानत नहीं मिलेगी तो जहाँ पे भी वो लैंड करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान के कानून ने उनके ऊपर नाफिज हो जाना है। वो कह रहे हैं कि मैंने सुपुर्द करना है खुद को कानून के और मुझे इजाज़त दी जाए, फ़लाँ टाइम तक मैं आ जाऊँगा। ये बात तो कोर्ट को तय करनी है। पहले भी कोर्ट ने सजा दी थी, वो जेल में चले गए। वो जेल में तब गए जब वो लंदन में बैठे हुए थे, बेटी को साथ लेके आके जेल में चले गए, भगोड़ा है जी, फलाना है। और भाई वो आके सजा सुनने के बाद
जो सजा जैसी भी थी, इवन फील्ड तो खत्म होगी ना सजा, वो सिर्फ आना है और कोर्ट में पेश होना है और खत्म हो जानी है। ये हमें और आपको पता है, इसके ऊपर हम बड़ी अच्छी बहस करेंगे। जैसे खान साहब की जी सजा नहीं है जी, मुजरिम नहीं है, भाई मुजरिम तो वो हैं, सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है और 3 साल की उनकी सजा मौजूद है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते अब 5 साल के लिए। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। और साइफर में भी उनको 2-2.5 महीने में उनके, आज मैं वकील से अभी एक जगह बैठा बात कर रहा था, वो कह रहे थे हमें पता है अडयाला लाए इसलिए कि डे बाय डे हियरिंग होगी और कितने गवाह हैं साइफर में, 5-6 गवाह हैं और फैसला उसमें भी हो जाएगा और हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। ये मैं उनके तर्जुमान और वकील की बात कर रहा हूँ। तो ये अब सबको समझ आ रही है कि अपना नेक्स्ट स्टॉप अडयाला बनाया गाना था और उनके लिए अपने लिए बन गया। वो वहां पहुंच भी गए, वहां अदालत लगनी शुरू हो जाएगी, आप और हम सब देखेंगे। नवाज शरीफ ने अगर पब्लिक को अपील करना है, उसका पहली बात होगी जलसा 21 अक्टूबर का, जिसपे लोग कहते हैं जी जलसा तो हर जमात कर लेती है, बिल्कुल कर लेती है। नवाज शरीफ के लिए तो लाहौर इकट्ठा ही नहीं होता। जब लाहौर हो जाएगा इकट्ठा, पंजाब इकट्ठा हो जाएगा, जुलूस हो जाएगा, तो सियासत इसी का नाम है। आप और हम 21 अक्टूबर तक यूं ही बहस करते रहेंगे, इसी को बयानिया कहते हैं। सही है जी एसार राना साहब, यही बयानिया है जिस पर हम बहस कर रहे हैं और इसी बयानिए के तहत फिर नून लीग इंतखाबात में जाएगी, क्योंकि एहतसाब की गर्दान और फिर उसके बाद एहतसाब को साइड पे रख दें क्योंकि उससे टकराव की कैफियत होती है। और जहाँ तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात है, ज़ाहिर है अब उनके लिए तो मुश्किलात नज़र आ रही हैं और ज़ाहिर है मामला अब वो जिस तरह उनके मामलात चल रहे हैं, कानूनी पहलू एक डिफरेंट इसका है। तो एसार राना साहब, आपके ख्याल में यही होगा बयानिया नवाज शरीफ साहब का, नून लीग का, या क्या बयानिया होगा जो आपको नज़र आ रहा है जो नून लीग इंतखाबात में जिसका इंतखाब करेगी, चूज करेगी? फिल्म हीर रांझा में ना एक सीन में जो कैदो है वो खेड़ा से कहता है कि भाई तुमने आज से रांझे पे नजर रखनी है। तो वो कहता है जी पहले हमने हीर पे रखी हुई थी, अब तुम कहते हो तो उठा के रांझे पे रख देते, हमारा क्या जाता है। तो अब मुस्लिम लीग नून को बताया गया कि भाई ये वाला बयानिया नहीं आपने लेना। तो उन्होंने कहा यस सर, हम इमरान खान के खिलाफ बयानिया शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उनका चूरन बिकने वाला नहीं है। और एक बंदा जो जेल के अंदर बंद है उसके ऊपर अब आप जितने मर्जी हमले कर लें, या तो आप उसको बाहर निकालें और फिर कर लें। और ये जो मीडिया की जंग सारे कर रहे हैं कि 3 दिन से उसके बयान पे ही सारा कुछ चल रहा है, तो देख लेते हैं बयानिया किसका तगड़ा है या क्या है। और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब जब ये सारे अब केसेस खुल रहे हैं और वुज़रा भी दबे दबे लहज़ों में ये कह रहे हैं कि ये कानून के मुताबिक उन्हें डील किया जाएगा, तो वो तशरीफ लाएंगे। क्योंकि वो चे गवेरा साहब जो हैं वो पहले 10 साल एक स्टाम्प पेपर लिख के गए थे जनरल मुशर्रफ को, फिर उसके बाद वो एक 50 रुपए का स्टाम्प लिख के चले गए। तो ये चे गवेरा और ये नेल्सन मंडेला जो हैं, ये लंदन के अंदर तो बड़े अच्छे लगते हैं बातें करते हुए, प्रैक्टिकली 2 दफा आए। लेकिन सार साहब वो बात तो सही करते हैं, वो खुद तो नहीं गए, उस वक्त की हुकूमत ने भेजा था उन्हें और बाकायदा सबूत थे उनकी जो कंडीशन थी मेडिकल, वो चीज़ें हमने भी मीडिया में बैठ के कहा था जी वाकई वो बड़े बीमार हैं और उनको भेज रहे हैं भेजना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि अब वो जब वापसी का ऐलान कर रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें डॉक्टर्स बैठे होंगे जो कहेंगे कि जी हाँ अब ये चलने फिरने के काबिल हो गए हैं तो ये पाकिस्तान जा सकते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फिजा में कोई वायरस है, वो सऊदी अरब जा सकते हैं, वो यूरोप की सैर करने जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो कोई वायरस है जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं पाकिस्तान आके। तो मुझे तो ये था कि शायद डॉक्टर्स बैठ के ऐलान करेंगे बोर्ड उनका कि जी अब वो सेहतमंद हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो उनके पास की बीमारी है, अल्लाह ताला उन्हें ज़हनी जिस्मानी रूहानी सेहत अता फरमाए, लेकिन उसका इलाज मेरे ख्याल पूरा अर्ज में तो मुमकिन नहीं है। हाँ, जब अगर मुश्किल वक्त पड़ेगी, अभी देख लीजिएगा, तो हो सकता है कि उनके कोई अचानक डॉक्टर एडवाइस कर दे कि नहीं वो अभी ट्रैवल करने के काबिल नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है अगर वो फर्ज करे आ भी जाते हैं, आके यहाँ इलेक्शन वो जलसे वलसे भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो क्या अवाम उन्हें डाइजेस्ट कर लेगी? उनके भाई को जो उनके साथ खड़ा होगा, जिसने 16 महीने अवाम को जिस तरह जिबा किया अपनी महंगाई के उससे, और फिर पाकिस्तान को फेंक दिया IMF के आगे और IMF को हमारे सर पे बिठा दिया, और खुद वो ये तस्लीम करते रहे कि जी मैं नाक रिगड़ता रहा, हमने उल्टबाजियां खाई हैं IMF को मनाने के लिए। तो
क्या सौदा बेचेंगे? खाली ये कि इमरान खान पे 9 मई का तो तैयारा केस तो उनके ऊपर भी था, वही ऑलमोस्ट सारे उन पे इल्जाम थे। तैयारा केस जो था वो भयानक था, और पीपल्स पार्टी पे भी अल-जुल्फ़कार केस था, इससे भी ज्यादा भयानक था। तो ये केसेस तो बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, इनकी क्या हैसियत है। लेकिन अगर आपने मुकाबला करना है तो आप किसी के पीछे छुपे ना, 9 मई के पीछे पुनः छुपे, आप सामने आए और सियासी मैदान में मुकाबला करें। जी अयाज साहब सियासी मैदान में मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं, 9 मई के पीछे छुपते नजर आ रहे हैं। क्या बयानिया, क्योंकि अब एहतसाब भी डगमगा रहा है, तो क्या होगा फिर नून लीग का बयानिया? तो नून लीग के बयानिए का तो मुझे नहीं पता, जितना मैं अपने कायद को जानता हूँ उनका बयानिया हमेशा से यही है। वो होता ही है कि ज़ाहिर है वो जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इक़्तिदार में आने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो जनरल बाजवा का नाम उन्होंने लिया, उनको जनरल बाजवा से डील करके ये सारे मामलात हुए। और आप को याद होगा मरीम नवाज साहबा, जो उनकी ऑडियो टेप्स जो बहुत सी लोगों की हुई, उनकी भी हुई थी कुछ, और वो मेरे छोटे कायद से कह रही थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से मामला ठीक किए हैं उनसे, तो ये ख़राब नहीं होने चाहिए। अब मसला वही हुआ, क्योंकि कायद तो ज़ाहिर है उनका बयानिया है ही है, वो उन्होंने ज़रा वक्त से जल्दी वो बयान कर दिया बयानिया, बात सिर्फ इतनी है। और अगर कायद को मौका मिलेगा तो यकीनन वो इसी बयानिए के साथ जाएंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुझे जहाँ तक मैं अपने कायद को जानता हूँ। आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। नहीं, मेरे कायद हैं भाई, मैं तो जाहिर है उस हवाले से बात कर सकता हूँ, उनको समझ सकता हूँ। तो मसला वही है कि ये जो इर्द गिर्द लोग उनके बैठे हुए हैं ना, ये पता नहीं कितने बुज़दिल लोग कहाँ से आ गए हैं, ये उनको हमेशा रोक देते हैं। और जो लोग मशकूक का इजहार कर रहे हैं कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आप ये देखें कि एक बार भी मेरे कायद के मुंह से आपने सुना है कि 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, मरियम साहबा कहती हैं, पार्टी के दूसरे लोग कहते हैं, उन्होंने अभी तक अपने मुंह से एक दफा भी नहीं कहा कि मैं 21 अक्टूबर को आ रहा हूँ। इसलिए लोग शायद ये भी कह देते हैं कि जी वो 32 अक्टूबर से पहले वापस नहीं आएंगे। 31 तो आपने नाम ले दिया। तो वो मामला वही है कि वो जब खुद कह देंगे ना, फिर लोगों को यकीन आ जाएगा। और मेरे ख्याल उन्हें को मशवरा दे देना चाहिए कि हुजूर जब आपने आना ही है तो आप कर लें। अब ये सारी जो एफर्ट उसके बाद मुझे नजर आई कि मरियम साहबा भी गई, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब गए, तो ये समझाने के लिए गए थे कि हुजूर ये मुनासिब वक्त नहीं है जियां गल्लां करन दा, अरे बड़ा टाइम पे है, वो आएगा तो फिर गल्लां भी कर लांगे फिलहाल आप। लेकिन बात वही है कि वो ये भी इस मुल्क के लोगों को पता है कि वो जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में होते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, कहीं रेजिस्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे इक़्तिदार से वो बाहर जाते हैं उसके बाद उनका इसी तरह का जारहाना रवैया भी होता है और बयानिया भी होता है। तो मेरे ख्याल में टाइम टेस्टेड तो एक ही है, वो मेरे छोटे कायद, जिन पे 100% एतबार किया जा सकता है कि वो बिल्कुल वो उनका बयानिया यही होगा जो पिछले 16 माह में था, और अगले 16 साल में भी उनका बयानिया चेंज नहीं होगा। सही है। और तो मुझे लगता है कि वो अगर काबिल एतबार कोई है इस सारे सिस्टम में तो वो मेरे छोटे कायद हैं, बाकी देखें आप क्या बनता है। सही है। फैसल साहब, अब ये अयाज साहब के छोटे बड़े कायद में से अब ये भी तो हो सकता है ना छोटे कायद का नाम आ जाए अगर नून लीग की हुकूमत बनती है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन अब ये छोटे कायद का बयानिया लेकर नून लीग चलेगी, बड़े कायद का क्या देख रहे हैं आप? देखिए बात ये है, ये बयानिया है कि कोई बयानिया नहीं है। ये भी अच्छी जिनके खिलाफ बयानिया बनाना था, जिनके खिलाफ बयानिया बनाना था, अगर वही बयानिया लिखकर दे रहे हैं तो फिर तो कुल्ली पढ़ लेनी चाहिए। हम और आप डिबेट के बयानिया कि क्या बयानिया है, जब हम ये डिबेट कर रहे हैं ना इनका बयानिया क्या है, तो इसका मतलब ये कोई बयानिया नहीं है। बयानिया क्या मतलब गेम नहीं है, इनको इतना फोकस भी नहीं करना चाहिए। जो सूरत-ए-हाल है ना, बयानिया इनको इलेक्शन जिताएगा भी नहीं। ये फोकस करें सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट पे। और संजीदा सियासी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी है ना, वो जमीनी हकाइक के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान में आप जो भी गुफ्तगू करें वो जमहूरी हकाइक के और आइन और कानून के मुताबिक ना करें, जमीनी हकाइक के मुताबिक करें। जो शहबाज शरीफ साहब उनको समझा रहे हैं वो एक संजीदा बात समझा रहे हैं, समझदारी वाली बात समझा रहे हैं, और जो हालात है उनके मुताबिक समझा रहे हैं कि भाई आप अपनी अकल ना लड़ाओ, बाकी मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे करने दो, मैं आपको ये पूरा जो है ना फील्डिंग लगा के दे दूंगा। लेकिन अगर फिर भी वो अपना ज़हन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर ले, इसमें क्या अर्ज है।
आज ये है कि देखिए एक सोच होती है, एक मंशूर होता है, एक नारा होता है, एक बयानिया होता है। उससे आपके जो लोग आपके पहले से फॉलोवर होते हैं या जो आपका वोटर होता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान की सियासत अंधी तकलीद है। ये किसी नजरिए पे फिर तो नवाज शरीफ का वोट बैंक है आपकी बात के मुताबिक। देखिए बिल्कुल सही है, जो है वो वोट बैंक है, जो इनका वोट बैंक है वो तो है। वो किसी बयानिए के होने से या ना होने से, कमजोर से या ताकतवर बयानिए से उस वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ना। सही। लेकिन अगर आपने एक नए लोगों की ऑडियंस तैयार करनी है या अपने मुखालफिन के वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करना है तो फिर आपको एक पुरकशिश बयानिया चाहिए। एक ऐसा पुरकशिश बयानिया कि जो आपके मुखालफिन को या नए आदमी को या एक ऐसे आदमी को जो बिल्कुल दरमियान में खड़ा हुआ है वो उसको मुतासिर कर सके। तो वो जो लोग हैं वो आपके 2016 के या 2018 के बयानिए को नहीं खरीदेंगे। सही। वो नहीं खरीदे, आप कुछ भी कर लें, जितना भी जोर लगा लें, क्योंकि जब वो आप 2018 को बेचेंगे तो ये जो 14 महीने हैं ये एक बैरियर है आपके 2018 के बयानिया के सामने। और इतना खतरनाक बैरियर है कि ये आपको फतह की तरफ नहीं बढ़ने देगा। आप कुछ भी कर लें, ये जो 16 महीने की गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट में जो आपकी कारकर्दगी है इसका बोझ आप अपने पर से नहीं उतार सकते। ठीक है। ये बोझ आप उतार के किसी और पर नहीं फेंक सकते। ये बोझ लेकर ही आपको जो है इलेक्शन के मैदान में जाना होगा। उसमें आप क्या रास्ता बनाते हैं, क्या हिकमत अमली बनाते हैं, सही, उसकी आप अज़ाए तरकीबी सोचें। इस बयानी को तो चक्कर वक्कर में ना लगे आप। ठीक है, मैनेजमेंट पे फोकस करें, पाकिस्तान की सियासत पे। जी, क्या अज़ाए तरकीबी होंगे नवीद साहब? में लगे एहतियात। नहीं, आप बड़ी गहरी बातें कल से कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ गुजर जाए ये टाइम। नवीद साहब, वो अज़ाए तरकीबी इतने कारगर जरा मुश्किल से साबित होंगे। आमिर साहब बहुत मुतासिर हो रहे हैं फैसल साहब। जी, तो मैंने आपसे कहा है कि 18-20 हो सकता है, 15-20 हो सकता है और 1-20 नहीं हो सकता। वो जवाब आपको प्रोग्राम में मिल गया था फैसल साहब। चले नवीद साहब क्या अज़ाए तरकीबी हो सकते हैं बयानिए के? दुआ ये अज़ाए तरकीबी तो मेरा ख्याल में फैसल चिकन जलफरेजी बनानी बताएंगे। हम चिकन बनेगी जो बात आमिर भाई यही बन रहा है। जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं ये वैसे मुझे बयानिया नून लिंक के चिकन जलफरेजी की तरह कुछ लग रहा है। और कोई शामी बर्गर यही बनेगा, यही बन रहा है। चले नवीद साहब की बारी। सॉरी नवीद साहब से काम नहीं चलेगा। जी नवीद साहब। अच्छा, मैंने कहा वो चिकन जलफरेजी की अज़ाए तरकीबी तो फैसल भाई बताएंगे। मैं ये कह रहा था कि देखिए नवाज शरीफ का ये कहा जा रहा है कि वोट बैंक है। मेरा नहीं ख्याल कि ये वोट बैंक है। आप देख लें इस वक्त अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखा जाए तो उसमें तकरीबन 50-60% के करीब जो है वो नौजवान हैं। और फिर अभी जो वोटर लिस्ट आई है उसमें देखें कि मिलियंस ऑफ वोटर्स नए जो है वो ऐड हुए हैं। तो ये वो लोग हैं, ये वो नौजवान हैं जिनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 80 की और 90 की दहाई की सियासत करके उनको आप मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और यही वजह है कि आप देखें कि जब नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर हुए, जब उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो अपनाया, उन्होंने जर्नैलों के नाम लिए, उन्होंने सर्विंग जर्नैलों के जो है वो जलसों में उनके नाम लिए, तो वो एक बड़े पावरफुल जो है वो पॉलिटिशियन के तौर पे उभर के आए। लेकिन फिर उन्होंने अपना वो वाला बयानिया कुर्बान कर दिया। और कुर्बान किस लिए किया वो राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया था कि जो सो कॉल्ड फितना था, उस फितने से जान छुड़ाने के लिए जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो उसका हिस्सा था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बने। और वो भी मुशाहिद हुसैन सैयद ने रिसेंटली कह दिया कि जी कौन उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाना चाह रहा था, इमरान खान साहब को, और कौन फिर उसका बेनिफिशरी बना। तो फिर जो 14 माह की ये 14-15 माह की गवर्नमेंट है, इसमें जैसे फैसल ने कहा कि जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस के तले खुद ही दब गए। तो अभी ये कंफ्यूज है। मुझे ये लग रहा है कि जो मुस्लिम लीग नवाज है वो कंफ्यूज्ड है। अभी नवाज शरीफ साहब ने दोबारा उस बयानिए को रिवाइव करने की कोशिश की जब इन्होंने दोबारा जो है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज के नाम लिए। तो फिर दोबारा इन्होंने कोशिश की, बिकॉज कंफ्यूज है, उनको नहीं पता कि वो पहले वाला बयानिया तो वो कुर्बान कर चुके थे जिसकी बेसिस पे वो एक ताकतवर पॉलिटिशियन के तौर पे उभर रहे थे।
फिर उन्होंने जो है वो उन्हीं ताकतों के साथ जिनके बारे में इन्होंने कहा उन्हीं के साथ हाथ मिला के ये आए हुकूमत में। और उसका मकसद क्या था वो हमने जो पार्लियामान में जो लॉ मेकिंग हुई, जो कानून साजी हुई, उससे सामने आ गया। जो सेल्फ सर्विंग लॉज इन्होंने बनाए उससे सामने आ गया कि इनका मकसद क्या था। तो अब अभी जो जावेद लतीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो लग ये रहा है कि वो खाइफ हैं। उनको पता है कि इलेक्शन में इस तरह से नहीं जीता जा सकता, ना बयानियां वो पहले कुर्बान कर चुके हैं, परफॉर्मेंस उनकी 15 महीने की हमारे सामने आ चुकी है। तो अब दोबारा उस बयानियों को दोबारा से जो है वो प्रमोट किया नहीं जा सकता, उसकी बेसिस पे खेला नहीं जा सकता। तो अब उन्होंने अपनी बंदूकों के रुख जो हैं वो पीटीआई की तरफ मोड़ दिए, वो जो है इमरान खान साहब की तरफ मोड़ दिए। तो सियासत में मुझे ये लगता है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं इनको भी इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि पाकिस्तान की जमहूरियत में जमहूर जो है वो उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। किसी नादीदा ताकतों के बल पे ही जो है वो इक़्तिदार में आया जा सकता है। और इमरान खान साहब को ये इलेक्शन में तो नहीं हरा पाएंगे, तो उनको जो है वो टेक्निकल बेसिस पे टेक्निकल नॉकआउट करके, जिस तरह की अभी लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांग रही थी मरियम नवाज साहिबा और जो PMLN मांग रहे थे, वो लेवल प्लेइंग फील्ड सामने आ गई। फिर भी ये खाइफ है क्योंकि बयानिया कुर्बान कर चुके हैं और उसके साथ साथ जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो खाइफ है। जी बिल्कुल, अपनी परफॉर्मेंस खाइफ है। जाहिर है जो भी हुकूमत गुज़श्ता होती है वो अपना परफॉर्मेंस का जो बयानिया होता है, बेसिकली अपनी जो परफॉर्मेंस होती है वो उसको लेकर इंतखाबात में जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये 16 माह तो जाहिर है वो नहीं बिकेगा। अब इससे पहले उनका क्या कारकर्दगी को लेकर आते हैं, PTI के अगेंस्ट होता है या एहतसाब का बयानिया, ये आने वाले वक्त में मजीद वाज़ेह हो जाएगा। एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं वो आपने जान लिया। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, क्या निगरान हुकूमत लॉन्ग टर्म मुआशी फैसला साजी की अहलियत और मैंडेट रखती है? ये हम सवाल रखेंगे एक्सपर्ट्स के सामने, राय लेंगे ब्रेक। नाज़रीन, निगरान हुकूमत इस वक्त मुआशी मैदान में अहम फैसले कर रही है। इनमें से कुछ सख्त फैसलों का बोझ अवाम पर तो पड़ रहा है, लेकिन कुछ मस्बत चीज़ें भी सामने आई हैं। मसलन डॉलर की कीमत तसलसल से नीचे आ रही है, शायद इसी ने निगरान हुकूमत को एतमाद दिया है। अब खबरें ये आ रही है कि निगरान हुकूमत ने मुल्की मईशत की बहाली के लिए एक मनसूबा तैयार किया है, जिसके तहत बड़े और मुख्तदर हलकों पर टैक्सेस में इजाफा किया जाएगा, अखराजात में कमी और तवानाई के शोबे में बेइंतजामी को बेहतर बनाने के साथ साथ निजकारी पर भी तवज्जो दी जाएगी। नाज़रीन, हुकूमती ज़राए के मुताबिक मनसूबा निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा की तरफ से तैयार किया गया और ये मनसूबा काबीना कमेटी बराए मुआशी बहाली के इजलास में भी पेश किया गया था, जिसे कमेटी ने मंजूर कर लिया है और अब से सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना में पेश करने के अलावा निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब को भी पेश किया जाएगा। नाज़रीन, निगरान हुकूमत की काविशी और नेक नीयत जो है वो अपनी जगह, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इसे पार्लिमानी कानून साजी के तहत कुछ मखसूस इख्तियारात भी दिए गए हैं, लेकिन इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये हुकूमत मुख्तसर मुद्दत के लिए और ज़्यादातर इख्तियारात डे टू डे अफेयर्स के लिए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा। इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है शहबाज राना साहब ने। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। शहबाज राना साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करूँगी, चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो हम चाह रहे थे कि आपसे ज़रा तफसीलन और मुख्तसरन इस पर बात कर ली जाए, तफसीलन और मुख्तसरन दोनों। शहबाज राना साहब, आप क्या तफसीलात हैं, क्या मुआशी मनसूबा है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। और दूसरा, क्या आपके ख्याल में ये काबिल अमल है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसी किस्म का एक प्लान जो है वो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जब केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी 2018 में, तो वो जाते जाते उस वक्त की जो आने वाली गवर्नमेंट थी PTI की, उनके लिए छोड़ गई थी, लेकिन वो प्लान कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये आता है कि इस तरह की जो वर्किंग है वो वर्किंग तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उन्होंने उन एरियाज को टारगेट किया जहाँ पे काम करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो टैक्सों में छूट दी हुई है, इसका सालाना कोई नुकसान को 1300 से 1400 अरब रुपया बनता है। वो कह रही हैं कि इस टैक्सों की छूट को खत्म कर दिया जाए। फिर वो कह रही हैं जी कि आपके जो वफाकी हुकूमत है वो सूबों के अंदर जाके क्यों अखराजात कर रही है उन एरियाज में जो कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मामलात है। हेल्थ है, फॉर एग्जांपल आपकी एजुकेशन है, इस किस्म की और चीज़ें हैं। फिर प्रोविंशियल रोड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फेडरल गवर्नमेंट फंड कर रही होती है, सूबों को ग्रांट्स दी जा रही होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। फिर उनका एक इसके अंदर प्रपोजल ये है कि वफाकी हुकूमत या वफाकी हुकूमती अदारों के जो पैसे कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में पड़े हुए हैं, उनको वापस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में लाया जाए। तो वो पैसा बजट में इस्तेमाल जब होगा
तो उतना ही पैसा जो आपने बोरो करना है इन्हीं बैंक से जहाँ पे आपने अपना पैसा रखा हुआ है, तो आपको वो सूद की वहाँ पे बचत होगी कोई 420-425 अरब रुपए की। इसी तरीके से वो कह रही हैं जी कि आप प्राइवेटाइजेशन करें, 14 बड़े जो इदारे हैं जो नुकसान कर रहे हैं, कंपनीज हैं, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए या ये कोई रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो तमाम एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हर वो शख्स जो जिसको समझ है इकोनॉमी की वो बात करता है, इन्होंने वो उस चीज को एक प्लान की सूरत में गवर्नमेंट को या पेश करने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर को, और गालबन ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को भी ब्रीफ करना चाहेंगी कल। बट द पॉइंट इज कि क्या नंबर 1 इसकी ब्रॉडर ओनरशिप होगी इस प्लान की, नंबर 2 क्या जो अगली हुकूमत है वो इस प्लान को ओन करेगी, और नंबर 3 क्या इस हुकूमत के पास ऐसा कोई मैंडेट है कि अगर ये खुद कुछ करना चाहें तो ये फौरी तौर पर कर सके, क्योंकि कुछ इसमें ऐसी रिकमेंडेशंस हैं कि जी आप लेजिस्लेशन में चेंज करके कुछ चीजें करें, तो वो सारी चीजें देखने वाली होंगी। इन प्रिंसिपल इट्स अ गुड प्लान, she has done it in the past, she has done it again। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं, आपने 3 चीज़ें तो खुद बता दी। अब ये तो मुख्तसर मुद्दत की हुकूमत है, 3 से 4 माह। अब आपने देखा ही होगा माजी में भी मौशी इस्लाहात की और मौशी तौर पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बड़ी दफ़ा बात हुई है, और 5-5 साल का मैंडेट होता है उन हुकूमतों के पास, अवामी मैंडेट भी होता है, तो वो उस तरह से नहीं कर पाती। लेकिन आपको लगता है कि ये मुख्तसर मुद्दत की हुकूमत कर पाएगी? और जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि अब अगली हुकूमत आएगी, क्या वो इस मंसूबे को ऑन करेगी? देखिए, जब पिछला जो IMF का प्रोग्राम था उसके अंदर एक कंडीशन थी ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, मतलब वो जो सरकार का पैसा कमर्शियल बैंक्स में पड़ा है उसको वापस एक अकाउंट में लाया जाए, ठीक। तो वो कंडीशन जो थी उसकी जो डेडलाइन थी वो गालिबन दिसंबर 2022 थी, फिर वो एक्सटेंड हुई, फिर जून 2023 से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुई? एक रेगुलर जो गवर्नमेंट थी उसके टाइम पे भी, इसलिए कि ये बहुत सारा जो पैसा इसके अंदर है उसमें हमारे डिफेंस कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनका पैसा पड़ा हुआ, इसमें कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जैसे आपकी मोटरवे है, जैसे आपकी पुलिस है, जैसे कस्टम्स के इदारे हैं, इनके पैसे बाहर ट्रेजरी के जो अकाउंट है उससे बाहर कमर्शियल बैंक्स में पड़े हुए। तो ये बात एक हमेशा एक चैलेंज रहा है कि इन तमाम इदारों के पैसे आप कैसे एक जगह पे लाए। इन इदारों की तरफ से कोई ना कोई इसके ऊपर रेजिस्टेंस आ जाती है। मोर इम्पोर्टेंटली वजारत खजाना जिसने ये चीज करनी होती है वो खुद एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे रही होती है इन इदारों को। इट्स अ गुड सजेशन, सबको पता है ये करना चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्या ये होना चाहिए? ये बिल्कुल होना चाहिए। क्या ये हो सकता है? इसके ऊपर मेरे डाउट्स हैं। सही है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त शहबाज राना साहब। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, होना तो यही चाहिए। और ये सब कहते हैं कि मौशी तौर पर इन्हीं जिस तरह के इन्होंने 2-3 बड़ी टैक्सेस के हवाले से और पैसों की मुंतकिली के हवाले से बातचीत की है, और ये जो मंसूबे के अंदर इन्होंने ये शिक डाली है, ये चीज़ें रखी हैं, ये होना तो चाहिए और सभी इस पर बात करते हैं। लेकिन वही आप वाली बात, क्या ये होगा किस तरह से और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं? एसआर राना साहब, आपके ख्याल में ये जो लॉन्ग टर्म मौशी प्लानिंग हम बार बार बात करते हैं, जब भी डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी तो तब भी हम यही कह रहे थे कि हुकूमत, ये वो वक्त है कि हुकूमत को चाहिए कि लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी लाए, मईशत में इस्लाहात की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। अब ये जो निगरान हुकूमत एक काम कर रही है और उस पर अब ज़ाहिर है वो निगरान प्राइम मिनिस्टर को भी पेश किया जाएगा ये मंसूबा, आपके ख्याल में फ़ैसला साजी की अहलियत और मैंडेट है? कम मुद्दत की हुकूमत ये काम कर सकेगी और फिर आने वाली हुकूमत क्या इसको ओन करेंगी? ये फिर एक बड़ा सवाल है। एसआर राना साहब जी, यही सवाल अयाज साहब आपसे। देखिए, ये हमेशा से होता है, ये जो आती है ना इस तरह हुकूमतें, निगरान हुकूमतें, इनके ज़ाहिर बहुत बड़े बड़े अज़ाइम होते हैं। इस वक्त चूँकि कुछ ज़ाहिर पावर्स भी ले ली थी इन्होंने, जाते जाते वो मेरे छोटे काट की गवर्नमेंट इनको पावर्स भी चूँकि दे गई थी कुछ माली मामलात में भी। और फिर आप देखें सबसे बड़ा जो वो नज़र आ रही है चीज़ पॉजिटिव, वो डॉलर को के रेट्स कम होना है, मतलब उस एक एंड पे। लेकिन उसमें भी हमें पता है कि ज़्यादा उसमें रोल किसका है, गवर्नमेंट का रोल इतना नहीं है। ठीक, यकीनन वो ज़ाहिर है पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से लिया गया वो इनिशिएटिव है, उसमें हमें नज़र आ रहा है एक अफ़गानिस्तान को एक तो डॉलर वहाँ जाना बंद हुआ, फिर यहाँ जिन्होंने होर्डिंग की भी थी उनके खिलाफ एक्शन हुआ और हम देख रहे हैं कि डॉलर्स वो आ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो बड़ा काम करने का, बाकी तो ये जो इनके हवाले से अब चीज़ें ज़ाहिर है वो जो आपने शहबाज राना साहब
डिटेल में बता गए, उससे तो बेहतर मैं आपको उस पर तो नहीं बता सकता। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सरहदों पे जो स्पेशली ऑयल की स्मगलिंग हो रही ईरान के बॉर्डर से, अब नेक्स्ट उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है और उससे चीज़ें यकीनन बेहतर होना शुरू होंगी और ये पेट्रोल की कीमतें भी कम। जी एसआर राना साहब, काम बड़े हैं, मौशी बहाली का मंसूबा आपके ख्याल में निगरान हुकूमत का मैंडेट है, कर सकेगी? देखें, जो ये अभी माशी बहाली के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो तो निगरान हुकूमत नहीं कर रही। उसका क्रेडिट जो है वो तो पाक फौज को जाता है और आर्मी चीफ साहब को जाता है। तो निगरान हुकूमत का जो मैंडेट है, अभी वजीर आला साहब चिड़िया तोते खरीदने गए हुए थे चीन, और वजीर आजम साहब जो है पिछले 10 दिन से पाकिस्तान में ही नहीं है। वो ईफल टावर के छत के ऊपर दही बल्ले और गोलगप्पे खा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है उनका मैंडेट यही है कि आप सैरे करें, काम कोई और करेगा, और जब इलेक्शन होने होंगे तो देख लेंगे कि इलेक्शन होते हैं या नहीं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, शायद आने वाली हुकूमतें उसे ओन ना करें, लेकिन फवाद साहब का आना तो इस बात की अलामत है कि शायद नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं कि जो मुल्क के वो इदारे काम नहीं कर रहे उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो मेरी एक आइज़ाना सी राय है कि इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट भी कई अरसे से काम नहीं कर रही, तो इसको भी प्राइवेटाइज करके किसी बाहर से लोगों को कहा जाए कि ये आप ले लें और इन्हें चला, तो शायद बेहतर रिजल्ट आए। ठीक है जी, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल आमिर साहब, फैसल साहब, नवीद साहब का देख लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपके ख्याल में अब ये निगरान हुकूमत ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म मौशी बहाली का जो फैसला ले रही है, एक मंसूबा रखती है अपने सामने, आपके ख्याल में ये अहलियत और मैंडेट है निगरान हुकूमत के पास? मैंडेट तो किसी का पता नहीं क्या कुछ होता है। निगरान हुकूमत की तो कहानी सिर्फ इतनी होनी चाहिए, अगर उन्होंने कुछ भी करना है दौरे और वजारतों के अलावा, कि जितनी मराहत मिल रही हैं उनको ज़ीरो करें, किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। SRO इशू होने हैं, सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म करें, SRO इशू होना है और हर एक का होना है। तो बिल्कुल कोई बंदा इनको ख़त्म होने के बाद नहीं कर सकेगा। बाकी जो कहानियाँ हमारे यहाँ बनती हैं, देखें आज इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पे हल्का बंदियाँ पहला हिस्सा मुकम्मल कर दिया है, अनाउंस कर दिया है, जो बड़ा अहम काम है इलेक्शन के हवाले से, और 30 नवंबर को वो मुकम्मल करने जा रहे हैं तमाम हल्का बंदियाँ, और उसके साथ शेड्यूल आ जाना है। अब आप और हम तो ज़ाहिर है हमने तो ऐसी तैसी करानी है, बात मारनी है, इधर कर दो उधर कर दो। प्रेशर यही होना है कि जी अब जब डेट देनी है जनवरी के आखिरी, वो इतवार ही बनता है तो 28 बनती है, तो आप दें 6 दिसंबर की डेट दें कि कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, वो करें। सब कुछ हमारा इस तरफ होना चाहिए। अगर हम ढूंढते हैं ना 90 दिन, तो फिर ढूंढते रहें। पीपल्स पार्टी ने भी 90 दिन 17 अगस्त को ढूंढे थे इस साल, जिस दिन ज़ियाउल हक साहब की बरसी थी ना, कि जी हमें 90 दिन में इलेक्शन चाहिए, तो वो तो हो गए। 9 नवंबर को सदर साहब भी पूरे हो गए और खुश हो गए कि 89वें डेज जो है ना, जो दिन था उस दिन इलेक्शन वो करा रहे थे। तो जो होना है वो करा लें, जो बात है कर लें। बाकी हम सब ज़ाहिर है गपशप के लिए आते हैं, हमें इसकी स्टोरी उसकी स्टोरी उस पर बात करनी है। असल यही है, निगरानों ने अपना मजाक खुद बना लिया है। उनको एक तो इंटरव्यू से दूर रहना चाहिए। उनका स्पोक्समैन वजीर इतलात हैं, अगर बात करनी है तो उन्हें करनी चाहिए। उन्हें वजीर वजाहत बना दिया है कि प्राइम मिनिस्टर एक बात कहेंगे, अगले दिन वजाहत करनी है। ये गलत हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मतलब सैर सपाटा जो कुछ भी उनको इजाजत से हो रहा है वो करें, लेकिन अवॉइड करें और वो घर बैठे ब्रीफिंग शरीफिंग लें। अगला दौर भी आना है, काम भी होना है, लेकिन ये ना बस कर दें अब, क्योंकि अभी वो उम्रा करने जा रहे हैं, उम्रे के बाद वो आएंगे। 2 तारीख को वो एक एपेक्स कमेटी करेंगे, फिर चाइना जाना है। जो काम है ना बस उतना करें, इंटरव्यू से परहेज करें, क्योंकि पॉलिसी पे जब बात करते हैं फिर वो फंस जाते हैं और वजारत इत्तलात को करनी है। ठीक है जी। ये फैसल साहब, आपके सामने यही सवाल जो हम बात कर रहे हैं, मौशी बहाली का ये मंसूबा कितना काबिल अमल और कितना क्या मैंडेट है निगरान हुकूमत का? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई जो है फहरिस्त जारी कर दी है। 30 तारीख को ही अमल जो है गालिब तरीन इम्कान जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बेहतर यही होगा, मुनासिब यही होगा, इसमें कोई शक नहीं कि निगरान हुकूमत की नीयत ख़राब होगी। नीयत इनकी सही होगी, इनकी जिन्होंने जो प्लान तैयार किया ये मुल्की मफाद में होगा, इन मुताबिक होगा। लेकिन मुनासिब यही होगा कि जो मुंतखब हुकूमत है, ये प्लान एक फाइल की शक्ल में, एक पेपर की शक्ल में उसके हवाले कर दिया जाए कि हमने अपने तजर्बे की बुनियाद पे, अपने इल्म की बुनियाद पे बड़ी अर्करेजी के साथ ये प्लान तैयार किया है।
अगर आप मुनासिब समझें तो इस पे जो है अमल कर दें। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, पाकिस्तान की तब्दीली का मास्टर प्लान है। तो जो मुंतखब हुकूमत, मुस्तकबिल की मुंतखब हुकूमत होगी जो 5 साल के लिए आ रही है, अगर वो इसको ओन करेगी और उस पर अमल करेगी तो ये प्लान ज्यादा नतीजा खेज साबित होगा, ना कि ऐसा हो कि ये प्लान इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे और मुस्तकबिल की नई हुकूमत जो है, जो हमारे कल्चर है कि क्रेडिट की जंग होती है और दीगर मसाइल होते हैं, इस प्लान पे जो है वो कोई इसमें एतराज़ात उठाए तो एक दुरुस्त अमल भी जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन होने में कई सदियां कई साल नहीं बाकी, बिल्कुल इन दिनों का खेल रह गया। तो जहाँ इतनी हमने 70 साल गुजार लिए हैं तो 70 दिन और गुजार लो भाई, ये नई हुकूमत के हवाले कर देना और ये आपका तोहफा होगा और ये आपका अमल जो हमेशा याद रखा जाएगा। इसमें क्रेडिट ना लें, ये काम नई हुकूमत से करवाएं। जी नवीद साहब। दुआ देखिए, बात यह है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसका जो मैंडेट है, तो गोइंग बाय द बुक वो तो ये है कि इन्होंने डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं और इलेक्शन करवाना है और एक मुंतखब हुकूमत को जो है वो उसको हुकूमत सौंप के फिर निकल जाना है। लेकिन हमने देखा कि पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट ने जाते जाते जो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरामीम की, उसके तहत जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको इख्तियारात दे दिए गए, उसको फाइनेंशियल इख्तियारात दे दिए गए, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, उसके साथ साथ जो है वो माशी जो है इक़दामात लेने के इख्तियारात भी दे दिए गए। तो जो हमने IMF के साथ पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट कर रखा है $3 बिलियन का, उसका जायजा मिशन भी आना है, उसने भी देखना है कि जी जो इनको जो शराइत रखी गई थी क्या वो पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही। तो ये एक प्लान मेरे ख्याल में उसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि आप देखें कि एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स की बात हो रही है, यहाँ पे जो है वो डिस्कोस की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है या प्रोविंशलाइजेशन की बात हो रही है। तो ये जो आपकी एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, ये IMF का एक दरीना मुतालबा है, दरीना उनकी एक शर्त है कि आप क्योंकि जो है हर साल तकरीबन कोई 300 से 500 बिलियन रुपए जो है वो आपके सर्कुलर डेट में ऐड अप होता जा रहा है। तो ये जो प्लान लग रहा है ये वही है कि IMF की कंजम्पशन के लिए कि जो शराइत उन्होंने रखी थी वो शराइत जो है वो पूरी हो रही हैं या की जा रही हैं या उन पे अमल दरामद जो है वो हो रहा है। क्योंकि नई जो गवर्नमेंट आएगी, जो कि नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, ऑब्वियसली वो अपना एक जो है ना वो माशी प्लान लेके आएगी, वो अपनी टीम लेके आएगी, अपनी माशी टीम लेके आएगी। एक केयर टेकर गवर्नमेंट के माशी प्लान को वो लेके मेरा नहीं ख्याल कि उसको लेके चलेगी। तो आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, काबिल अमल नहीं है? देखिए प्रैक्टिकल इस गवर्नमेंट के लिए तो कम से कम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसके लिए तो नहीं है। अगर इलेक्शन जैसा कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है, तो अगर फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो लग नहीं रहा कि ये जो प्लान है ये काबिल अमल होगा। दूसरा उसके साथ साथ देखें, इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए आपको जो है वो रिफॉर्म्स चाहिए, ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म चाहिए। वो सिर्फ इस तरह की चीज़ों से नहीं होगा, उसमें आपको टैक्स नेट को ब्रॉडन करना है, उसको आपने वहाँ पे एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म लेके आनी है, वहाँ पे आपने रियल एस्टेट को टैक्स करना है, वहाँ पे आपने एग्रीकल्चर को टैक्स करना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट के मेरे ख्याल में ये उनका मैंडेट नहीं है कि वो ये कर सके। वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन के बाद जो है इलेक्ट होके आएगी, ये उसका मैंडेट होगा और वही जो है वो कर पाएगा। क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, जाहिर है ये मैंडेट निगरान हुकूमत का नहीं है, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर ये मंसूबा अच्छा है और ये प्रैक्टिकली इसको काबिल अमल बना लिया जाता है और ये अगली हुकूमत भी इसको ओन कर लेती है, तो जाहिर है फिर उसके अच्छे नताइज सामने आएंगे। बहरहाल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं आपने जान लिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।